मैं करंटली जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है कंसाइनमेंट। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान ले अगर मिस्टर एक्स को अपना सेल इंक्रीज करना है तो एक्स क्या करेगा, न्यू ब्रांच खोलेगा। जैसे एक्स एक वॉच का सेलर है जो लोकल एरिया में वॉच सेल करता है, बट अपना सेल को इंक्रीज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच। बट इसके अलावा इसके पास एक और ऑप्शन है जहाँ पे क्या करेगा, एक्स किसी और को सामान भेजेगा और उसको बोलेगा अपने एरिया में क्या करो, सामान को सेल करो, और सेल करके जो पैसा आएगा वो क्या करो, हमको रिफंड दे दो। ये जो पूरा अरेंजमेंट है जहाँ पे वाई क्या किसी का काम कर रहा है, जस्ट एक एजेंट का। वाई का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सामान को बेचना और बेचने के बाद पैसे को रिफंड कर देना। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं कंसाइनमेंट। और यहाँ पे दो पर्सन रहता है, मतलब दो पार्टीज रहता है। एक होता है जो सामान को सेंड करेगा मतलब भेजेगा, और दूसरा होता है जो सामान को सेल करेगा मतलब एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला पर्सन होता है इसको कहते हैं हम लोग कंसाइनर, जो सामान को क्या करता है, भेजता है। और दूसरा होता है कंसाइनी, जो सामान क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, जो कि सेलिंग एजेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं एक एक टर्म्स के बारे में क्या क्या लिखा है। सबसे पहला टर्म है कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब क्या होता है, इट इज द पर्सन दैट सेंड्स गुड्स, मतलब वो पर्सन जो क्या करता है, सामान को भेजता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसाइनर। मतलब द पर्सन सेंडिंग द गुड्स कॉल्ड कंसाइनर। जो पर्सन क्या करेगा, सामान को भेजेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसाइनर। उसके बाद सेकेंड टर्म आता है जिसका नाम है कंसाइनी। अब ये कंसाइनी क्या होता है, द पर्सन हु रिसीव्स द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनी। जो पर्सन क्या करेगा, सामान को रिसीव करेगा, उसको क्या करेंगे, कंसाइनी। यहाँ पे सामान को कौन रिसीव कर रहा है, वाई, तो वाई क्या बन गया यहाँ पे, कंसाइनी। नेक्स्ट आता है कंसाइनमेंट। क्या होता है, ये जो पूरा अरेंजमेंट हम लोग पढ़े इसी को क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट। जहाँ पे होता है क्या है, एक पर्सन दूसरे को सामान भेजेगा और दूसरे का काम क्या रहेगा, सिर्फ उसको सेल करके पैसा रिफंड दे देना। डेफिनेशन क्या है, कंसाइनमेंट इज अ बिजनेस अरेंजमेंट, है ना, बिजनेस का ही अरेंजमेंट है विच थ्रू विच, जिसके थ्रू कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू द कंसाइनी फॉर सेल। मतलब ये पूरा का पूरा कंसाइनमेंट एक बिजनेस का अरेंजमेंट है जहां पे कंसाइनर किसको सामान भेजता है, कंसाइनी को। किस लिए भेजता है, फॉर सेल, मतलब सेल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। क्या होता है, मतलब कंसाइनमेंट सॉरी एग्रीमेंट। कंसाइनमेंट का एग्रीमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर एक्स और एक्स जो है ना, वाई को सामान भेज रहा है, तो दोनों के बीच एग्रीमेंट तो है ना कि वाई क्या करेगा, सामान को सेल करने के बाद पैसा दे देगा। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है ना दोनों के बीच। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि रिटर्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसको, कुछ नहीं होता, जस्ट एक एग्रीमेंट का पेपर होता है। इस पेपर के बारे में बोला गया, ये होता है एग्जैक्टली, इट इज लीगली रिटर्न कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, लीगली कौन सा कम्युनिकेशन, रिटर्न। मतलब समझ रहे हो ना, पेपर में रहेगा किसके बीच में, बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, एक्स और वाई मतलब। अच्छा, which defines the terms and condition of the consignment, जो क्या करता है, ये जो कंसाइनमेंट है पूरा अरेंजमेंट है, इसका टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहता है। मतलब रूल्स वगैरह क्या रहेगा, है ना, एग्रीमेंट जो रहता है दोनों के बीच में वो मेंशन रहेगा। ओके, तो तीन टर्म फिर से देख लेते हैं एक बार। कंसाइनर का मतलब क्या होता है, द पर्सन सेंडिंग द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर। जो पर्सन क्या करेगा, सामान को भेजेगा, उसको कहेंगे कंसाइनर। दूसरा क्या है, कंसाइनी। कंसाइनी का मतलब क्या होता है, जिस पर्सन को हम लोग सामान भेजते हैं, द पर्सन टू whom the goods are sent is called consignee। या फिर जैसे यहाँ पे लिखा गया, द पर्सन who receives the goods is called consignee। जैसे वाई जो सामान को रिसीव करेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, कंसाइनी कहेंगे। नेक्स्ट टर्म हम लोग का कंसाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक टाइप का बिजनेस अरेंजमेंट होता है जहां पर कंसाइनर सामान भेजता है किसको, कंसाइनी को। पर्पस क्या होता है भेजने का, सेल करना, फॉर द पर्पस ऑफ सेल। नेक्स्ट आता है कंसाइनमेंट का एग्रीमेंट। क्या होता है, इट इज जस्ट एन रिटर्न कम्युनिकेशन। क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है किसके बीच, एक्स और वाई, मतलब कंसाइनर और कंसाइनी के बीच। विच डिफाइंस, जिसमें क्या लिखा रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंसाइनमेंट। मतलब ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है उसका टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन रहेगा। नेक्स्ट आता है परफॉर्मा इनवॉइस। अब देखो सिंपल सा बात है, एक्स जब वाई को कोई भी सामान भेजेगा तो सामान के साथ साथ लिस्ट तो भेजेगा ना कि ये सामान हम तुमको सेंड कर रहे हैं, तो समझना। तो एक्स जब वाई को, मतलब कंसाइनर जब कंसाइनी को सामान भेजता है तो एक उसके साथ स्टेटमेंट भेजता है, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, लिखा हुआ रहेगा कि हम तुमको ये सामान भेज रहे हैं, तुमको इस प्राइस में उसको सेल करना है। वो जो स्टेटमेंट होता है इसको कहते हैं हम लोग परफॉर्मा इनवॉइस। बट तुम्हारा माइंड में चल रहा होगा, इनवॉइस तो हम लोग सुने थे, नॉर्मल दुकान में जाके कुछ भी खरीदते हैं तो जो रिसिप्ट मिलता है उसका कहते हैं इनवॉइस। बट परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब क्या होता है, देखो परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब होता है लाइक इनवॉइस। मतलब इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस के तरह का। देख सिंपल सा बात है क्या यहाँ पे सामान एक्स वाई को सेल कर रहा है क्या,
वाई का काम है सेल करना, एक्स सिर्फ वाई को सामान भेज रहा है कि तुम सेल करना, बेच नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या एक्स वाई को इनवॉइस देगा? इनवॉइस कब देगा? जब सामान को बेचना हो तो। हालांकि एक्स तो वाई को सेल नहीं कर रहा है, इसलिए इनवॉइस नहीं, इनवॉइस की तरह ही एक डॉक्यूमेंट देता है। परफॉर्मेंस मतलब होता है लाइक, उसी तरह का, लाइक इनवॉइस, इनवॉइस नहीं है बट इनवॉइस के तरह का। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द कंसाइनर, जब क्या होता है, कंसाइनर का मतलब क्या हुआ, एक्स सेंड्स गुड्स टू द कंसाइनी, मतलब जब एक्स वाई को सामान भेजेगा, ही ऑल्सो फॉरवर्ड्स स्टेटमेंट, वो क्या भेजता है, एक स्टेटमेंट भेजेगा शोइंग डिटेल्स ऑफ द गुड्स सच एज, जिसमें क्या लिखा था, सामान का पूरा डिटेल। इसमें क्या रहेगा, क्वांटिटी कितना पीस भेज रहे हैं, प्राइस एक का प्राइस कितना है, एक्सेट्रा, ये सब मिला हुआ रहेगा। एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द परफॉर्मा इनवॉइस। उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस। अब आते हैं एक्सपेंस का। बात देखो सिंपल सा बात है, अगर मान ले एक्स वाई को सामान भेज रहे हैं, तो यहाँ पे खर्च किसका होगा, एक्स का भी होगा, और एक्स वाई को सामान भेजा, मान ले एक्स का खर्च यहाँ तक, पोर्ट में पहुंचने के बाद या एरिया में पहुंचने के बाद खर्च कौन करेगा, वाई। बट देखना ये पूरा खर्च एक्स का है, ये वाला पोर्शन ये एक्स का खर्च है, ओके। यहाँ पे जब सामान उतरा, यहाँ पर सामान उतरने के बाद किसका खर्च स्टार्ट हो गया, वाई का। बट वाई का दो टाइप का खर्च होता है। अगर मान लेते ये वाई का गोडाउन है, ठीक है, वाई का खर्च क्या होगा, वाई एक तो यहाँ से सामान को ले जाएगा गोडाउन तक, उसके बाद गोडाउन में पहुंचने के बाद भी तो खर्च है, सामान का देखरेख करेगा, है ना, रखेगा ना अपकीप वगैरह, ओके। अब सिंपल सा जस्ट ये बता कि एक्स का जो ये खर्च है, क्या ये बार बार होगा, एक बार, ओके। वाई का जो ये वाला खर्च है गोडाउन में पहुंचने से पहले तक का, क्या ये बार बार होगा, वो भी एक बार। बट गोडाउन में पहुंचने के बाद का जो खर्च होता है, जैसे कि तुम्हारा हो गया लाइटिंग का बिल देना या इंश्योरेंस कराना, क्या वो सिर्फ एक बार होता है कि हर महीने होता है या बार बार होता है, बार बार होता है, क्लियर। ये नॉर्मली हम लोग देख लिए। अब आते हैं डेफिनेशन में, यहाँ पे देखो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब जो खर्च बार बार नहीं होता है, जहां यहाँ पे किसका खर्च है, एक्स का ये वाला, और वाई के गोडाउन में पहुंचने से पहले तक का, क्लियर। डेफिनेशन क्या बोला है देखो, expenses that are incurred by the consignor to dispatch the goods from his place to the place of consignee are called non-recurring expenses। मतलब वो खर्च जो एक्स क्या करता है, पे करता है कहां तक सामान को भेजने के लिए, वाई के प्लेस तक, मतलब यहां तक, वाई के गोडाउन तक, उस खर्च को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग, क्योंकि ये बार बार ऑकर नहीं होता। डेफिनेशन फिर से पढ़ दे देखो, एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड, वो खर्च जो कि होगा, कब होगा, बाय द कंसाइनर, कौन करेगा, एक्स का मतलब कंसाइनर, क्यों कब करेगा, टू डिस्पैच द गुड्स फ्रॉम हिज प्लेस टू द प्लेस ऑफ कंसाइनी, अपने प्लेस से कंसाइनी के प्लेस तक सामान को भेजने का जो खर्च रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, क्योंकि वो बार बार नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, अच्छा बार बार होने वाला खर्च कौन करेगा, वाई ना करेगा। The consignee incurs these expenses after the goods reaches his place, मतलब ये जो रिकरिंग खर्च होता है ये करता कौन है, कंसाइनी करेगा, कब, जब सामान इसके प्लेस मतलब गोडाउन में पहुंच जाएगा तब, ठीक है। These expenses are of maintenance of goods type of expenses। अच्छा ये खर्च क्या होता है, सामान को मेंटेन करने का होता है। अब वाई के गोडाउन में पहुंच गया, इसके बाद का खर्च क्या है, रिकरिंग। अब ये खर्च क्या है, सामान को मेंटेन रखने का हुआ ना, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मेंटेनेंस का एक्सपेंस भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर लेते हैं तो देखो, एक्स अगर सामान भेजता है किसको, वाई को, तो एक्स का जो खर्च होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग, और वाई का जो खर्च रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिकरिंग, बस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कमीशन। कमीशन को देख लेते हैं। अब वाई जब सामान को सेल करेगा, वाई क्या करता है, अपने एरिया में सामान को सेल करता है, तो सेल करने के बदले वाई तो एक्स से कमीशन चार्ज करेगा ना, ओके ओके। तो कमीशन क्या होता है, एजेंट का रेमुनरेशन होता है, मतलब कंपनसेशन। वाई काम किया तो काम करने के बदले क्या लेगा, कमीशन लेगा। डेफिनेशन देखते कमीशन का क्या है, कमीशन इज द रिवॉर्ड, क्या होता है, रिवॉर्ड या कंसिडरेशन कह सकते हैं जो रिटर्न में मिलता है। तो कमीशन इज द रिवॉर्ड फॉर द सेल ऑफ द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। ध्यान से समझने क्या बोला गया, कमीशन किसको मिलेगा, तो कमीशन इज अ रिवॉर्ड किसके लिए, फॉर द सेल ऑफ गुड्स, सामान को बेचने के लिए, लेकिन किसके तरफ से, एक्स के तरफ से, कौन सेल करता है, वाई,
तो कमीशन इज अ रिवॉर्ड दैट इज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, इट इज एज पर द कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। अच्छा, कमीशन किसके बीच में मिलेगा? दोनों के बीच का ये जो एग्रीमेंट होता है ना, क्योंकि वहां पे लिखा रहेगा इतने % का कमीशन तुमको पे करेंगे, ठीक है। ओके, अकाउंट सेल्स क्या होता है? अकाउंट सेल्स, इसको ध्यान से समझना। एक्स वाई को सामान भेजा, वाई क्या किया? अपने एरिया में सामान को सेल किया। अच्छा, ये सेल करने के बाद क्या वाई एक्स को नहीं बताएगा हम कितना सेल किए, इतना मेरा खर्च हुआ, ठीक है। तो वाई क्या करता है? वाई जो है ना एक्स को एक स्टेटमेंट भेजेगा। अब कौन भेज रहा है? वाई भेज रहा है किसको? एक्स को। और क्या बोलेगा वाई? हम इतना सेल किए, एक पीस को इतना में बेचे और मेरा खर्च इतना हुआ। ये जो स्टेटमेंट है जो वाई किसको भेजता है? एक्स को, मतलब कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, जिसमें क्या लिखेगा? हम इतना सेल किए, एक का सेलिंग प्राइस इतना है, मेरा खर्च इतना है, मेरा कमीशन इतना है, और इतना सामान अभी अभी मेरे पास बचा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? अकाउंट सेल्स। डेफिनेशन देखते क्या लिखा हुआ है। इट इज द स्टेटमेंट फॉरवर्डेड बाय द कंसाइनी। ये एक स्टेटमेंट है, कौन फॉरवर्ड करेगा? कंसाइनी को समझ रहे हो ना? वाई। इट इज द स्टेटमेंट फॉरवर्डेड बाय द कंसाइनी टू किसको? कंसाइनर, शोइंग डिटेल ऑफ, इसमें क्या डिटेल लिखा रहेगा? गुड्स सोल्ड, कितना सामान बिका, अमाउंट रिसीव्ड, कितना पैसा उसको मिला, एक्सपेंसेस इनकर्ड, कितना खर्च वाई किया, कमीशन चार्ज, कितना उसका कमीशन हुआ, एडवांस पेमेंट एंड बैलेंस ड्यू एंड द स्टॉक इन हैंड, मतलब वाई कितना एक्स को एडवांस का पैसा दे दिया है और कितना उसके पास स्टॉक बचा हुआ और कितना पैसा उसको और पे करना पड़ेगा किसको? एक्स को। पूरा क्लियरली वहां पे मेंशन रहता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंट सेल्स कहते हैं। देखो नेक्स्ट चीज है कि अगर कंसाइनमेंट होता है तो इससे फायदा क्या होगा? अब फायदा किसको होगा? एक्स को भी होगा और वाई को भी होगा। तो कंसाइनमेंट करने से क्या क्या फायदा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला देखो, इंक्रीज इन बिजनेस एक्सपोजर, बिजनेस बढ़ेगा, हाँ या ना? सिंपल सा बात है। ओके, इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू कंसाइनमेंट सेल इंक्रीज, मतलब ड्यू टू कंसाइनमेंट सेल इंक्रीज, मतलब जब कंसाइनमेंट होता है तो सेल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे सेल एक्स तो अपना एरिया में करेगा ही, वाई भी कर रहा है किसके बदले? एक्स। तो ड्यू टू कंसाइनमेंट द सेल इंक्रीजेस, देयर बाई इंक्रीज इन बिजनेस एक्सपोजर, तो क्या हो जाएगा? बिजनेस का एक्सपोजर मतलब बिजनेस का सेल्स वगैरह भी अल्टीमेट इंक्रीज होगा। इट इज द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू एक्सपांड द बिजनेस, ये एक टाइप का बिजनेस एक्सपांशन है, मतलब बिजनेस क्या कर सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं। एक मेथड है, लेकिन क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव पता है क्यों कहा जा रहा है? कम खर्च में ज्यादा इसमें बेनिफिट होता है। क्योंकि एक्स अगर वाई को सामान से भेजेगा ना, वाई को थोड़ी ना जगह देना है कि तुम हम प्लेस देंगे, प्लेस का रेंट हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा खर्च किसका? वाई का। वाई उसके बदले क्या लेगा हमसे? कमीशन। और एक दो खर्च अगर मेरे गुड्स पे करता है तो उसके बदले वो पैसा ले सकता है, जो एग्रीमेंट में मेंशन रहेगा। ओके, तो सबसे पहले एडवांटेज क्या हो गया? इंक्रीज इन बिजनेस एक्सपोजर, बिजनेस एक्सपोजर इंक्रीज होगा। और मेथड कौन सा है? कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा फायदा होता है इसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट, स्टॉक का जो कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है? लोअर होता है, मतलब होल्डिंग कॉस्ट। सिंपल सा समझना क्या होता है। एक्स अगर सारा सामान खुद के पास रखे, ठीक है, मान ले ये पूरा सामान का वॉल्यूम है, ये पूरा का सामान कौन रख रहा है? एक्स रख रहा है। तो ये जो पूरा एरिया का रेंट है 2000 है, ठीक है। ये जो 2000 का रेंट है कौन पे करेगा? एक्स। बट समझो अगर एक्स सामान भेज देता है किसको? अब वाई का तो अपना गोडाउन है, वाई का अगर अपना गोडाउन है तो उसके बदले थोड़ी ना रेंट लेगा। ओकेजनली ले सकता है कोई कोई केसेस में, बट नॉर्मली लेगा क्या? नहीं। एक्स क्या किया? अपना गोडाउन का ये वाला जो स्टॉक था किसको भेज दिया? अब उसका रेंट तो वाई का खुद का है, तब तो रेंट देने का जरूरत है नहीं। तो ये इसका जो स्टॉक का 2000 लग रहा था पहले, अभी कितना लगेगा? मान ले 1000 या समथिंग, कुछ भी ले लेते हैं एजम्पशन। तो ये जो इन्वेंट्री का कॉस्ट है वो क्या हो गया? घटा। ओके, तो ये क्या होता है? लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट, लेस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट फॉर द कंसाइनर, कंसाइनर को रखने का खर्च क्या हो जाता है? कम। ठीक है, उसके बाद है इंसेंटिव टू कंसाइनी। यहाँ पे ये तो दोनों फायदा किसका हो गया? एक्स का। अब वाई का फायदा अगर बात करें तो वाई को क्या मिल जाता है? इंसेंटिव। देखो इंसेंटिव का मतलब होता है लालच, बट यहाँ पे किसका बात किया गया? कमीशन। वाई का भी फायदा है क्योंकि वाई को क्या मिल जाता है? कमीशन मिल जाता है।
व्हेन द कंसाइनी सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, मतलब जब वाई बेचता है किसकी तरफ से, एक्स की तरफ से, द फॉर्मर रिसीव्स अ कमीशन एंड अदर इंसेंटिव। फॉर्मर का मतलब क्या हुआ, एक्स जब वाई किसकी तरफ से बेचता है, एक्स, तो फॉर्मर मतलब ये जो वाई है वो क्या करेगा, कमीशन रिसीव करेगा या फिर अदर इंसेंटिव भी इसको मिल सकता है। वाई को तो इंसेंटिव मिलता है, वाई का फायदा ही हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा कंसाइनमेंट में, हाँ या ना, बिजनेस तो ग्रो करेगा, सिंपल सा बात है। सो कंसाइनमेंट बेनिफिट बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी। ये जो कंसाइनमेंट का एग्रीमेंट है इससे दोनों को फायदा होता है, किसका, कंसाइनर को भी और कंसाइनी को भी। कंसाइनर गेट्स लोअर इन्वेंट्री बियरिंग कॉस्ट, कंसाइनर का स्टॉक का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, घट हो जाता है। एंड कंसाइनी विदाउट इन्वेस्टिंग अर्न्स द कमीशन बाय सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनी। यहाँ पे बताओ वाई को क्या इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, कुछ पैसा, सिर्फ सामान को बेचेगा और क्या करेगा, उसको कमीशन मिल जाएगा। तो दोनों के लिए फायदा, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। क्लियर। फिर से एक बार इसको पढ़ देते हैं एडवांटेज को। देखो कंसाइनमेंट का एडवांटेज जब भी करोगे दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक कंसाइनर का और दूसरा कंसाइनी। कंसाइनर के लिए क्या होगा, उसका बिजनेस एक्सपोजर बढ़ेगा, इन्वेंट्री कॉस्ट घट जाएगा और बिजनेस भी क्या करेगा, ग्रो। और कंसाइनी को क्या मिलेगा उसके बदले, इंसेंटिव, बोनस, कमीशन। अपना लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज, मतलब कंसाइनमेंट में जो है ना नुकसान क्या होता है। नुकसान का मतलब क्या हुआ, अगर एक्स वाई को सामान भेज रहा है कंसाइनमेंट के बेस में, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लोअर प्रॉफिट मार्जिन, सिंपल से समझना, मान ले एक्स जो है ना वाई को सामान भेज रहा है, क्लियर, तो एक्स का जो प्रॉफिट था, मान ले सामान का दाम है 100, बट एक्स उसको बेचता है कितना, 110 में, क्लियर। ओके, अगर एक्स बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, अब यही गुड्स अगर वाई 110 में बेचता है तो लग तो रहा है 10 का प्रॉफिट, हाँ या ना, बट वाई क्या ले लेगा उसमें से, कमीशन। वाई मान ले 2 रुपया ले लिया, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना बचा। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या हुआ कि जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये तो समझ में आ गया ना क्यों डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ड्यू टू कंसाइनमेंट द कंसाइनर हैज टू पे द कमीशन टू द कंसाइनी। कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनर को, कंसाइनी मतलब कंसाइनर पे करेगा किसको, कंसाइनी को क्या पे करेगा, कमीशन, देयर बाई रिजल्टिंग इन लोअर प्रॉफिट मार्जिन इन द हैंड्स ऑफ द कंसाइनर। तब होता क्या है, कंसाइनर को जो मिलता है प्रॉफिट का मार्जिन वो क्या बन जाता है, लोअर। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं नेग्लिजेंसी बाय कंसाइनी। अब देखो सिंपल सा बात है, वाई का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सामान को बेचना, ठीक है, तो क्या वो सामान को अच्छे तरीके से सेल कर पाएगा जितना एक्स कर पाता। सिंपल सा लॉजिकली अगर बात करें, जैसे मान ले एक्स का सामान है, तो एक्स हमेशा चाहेगा कि इसका कस्टमर ऑलवेज सेटिस्फाइड रहे, हाँ या ना, कि सामान अच्छा क्वालिटी का मिले। बट वाई देखो, ये वाई तो कंसाइनी है, ये क्या सोचेगा, वाई सोचेगा कि उसको खराब सामान भी मतलब सामान में डिफेक्ट भी है तो बेच के निकाल देते हैं ताकि मेरा कम से कम कमीशन मिल जाए। बट इससे क्या कस्टमर खुश रहेगा, तो कंसाइनी बेचेगा। हालांकि देखो एक्चुअली में सेलर तो एक्स ही है, ये तो एजेंट है, तो एजेंट कस्टमर से क्या ठीक बिहेव करेगा, नहीं बिहेव करेगा, तो ऑब्वियसली इसका इमेज खराब हुआ एक्स का या फिर एक्स के प्रोडक्ट का। ऐसे भी कर सकता है भाई, देखना सेम सामान का डुप्लीकेट बनाकर भी तो बेच सकता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट नहीं मतलब एक्स का खुद का ही सेल हो गया, एक्स का ही लाभ है, तो मतलब कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे वाई जो है ना नेग्लिजेंसी भी कर सकता है, मतलब वहां पे थोड़ा बहुत अपना ट्रिक यूज करके कंसाइनर का लॉस भी करवा सकता है। या फिर जैसे मान ले नॉर्मली ये भी समझ कि वाई क्या किया, सामान उधार में बेचा, एक्स भेजा वाई एक्स किसको सामान भेजा, वाई को, वाई सामान को बेचा तो क्रेडिट में बेचा, ठीक है। अब एक्स पैसा मांग रहा है तो वाई बोल रहा है कि हम जिसको उधार में बेचे वो पैसा नहीं दिए, तब तो एक्स गया, है ना। ओके, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, when consignee sells on behalf of the consigner the former receives a commission, कंसाइनी नेग्लिजेंस में क्रिएट द प्रॉब्लम। हालांकि यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन कंसाइनी अगर नेग्लिजेंस किया, अगर इग्नोरेंस करता है कुछ भी चीज को, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है किसको, कंसाइनर यानी कि एक्स को हो सकता है। अब बहुत टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, उसको मेंशन नहीं किया जा सकता है। रिस्क ऑफ गुड्स डैमेजेस, देखो एक चीज ऑलवेज दिमाग में रखोगे,
अगर कोई भी सामान लॉस होता है, ठीक है, तो वो लॉस हुआ किसका, सामान के ओनर का या जो यूज कर रहा है उसका, ठीक है। तो ऑलवेज लॉस किसका होता है, सामान के ओनर का। अब जब एक्स भेजता है सामान किसको, वाई को, वाई तो सिर्फ एजेंट है, क्या करेगा, वाई सिर्फ सामान बेचेगा, ओनर कौन है, एक्स। अब वाई के गोडाउन में भी अगर लॉस हो गया तो लॉस को बियर कौन करेगा, एक्स के लिए डिसएडवांटेज ना हुआ, ठीक है। रिस्क ऑफ गुड्स डैमेजेस, देयर आर हाई रिस्क ऑफ गुड्स डैमेज्ड एट द कंसाइनीज प्लेस। देखो कंसाइनी के प्लेस में गुड्स को डैमेज होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कंसाइनी का काम क्या है, सिर्फ बेचना। गोडाउन में वो उतना टेक केयर भी नहीं रखेगा, क्योंकि सामान किसका है, कंसाइनर का। मेरे पास लॉस होगा, हम बोल देंगे तुम्हारा सामान लॉस हो गया, तुम भुगतो। तो देयर आर हाई रिस्क ऑफ गुड्स डैमेज्ड एट द कंसाइनीज प्लेस और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, स्पेशली पेरिसेबल गुड्स। हाई रिस्क होता है कहां पे डैमेज होने का, एक तो कंसाइनी के प्लेस में, मतलब वाई के गोडाउन में, और दूसरा एक्स जब वाई को भेजेगा तो रास्ते में भी तो रिस्क है ना, बहुत सारा चोर भी बैठा रहता है बाइक लेके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हाई चार्जेस, ये भी डिसएडवांटेज का बात किया गया है। देखो इसको दूसरे तरीके से सोच करके क्या बोला है, sometimes there are high maintenance charges of the goods to be borne by the consignee and high shipping or conveyance charges are to be borne by the consignor. This is the place of the consignee and the consignor is far away from each other. अब यहाँ पे समझना क्या होता है, x यहाँ पर है, y को थोड़ा दूर बनाते हैं, y थोड़ा दूर में है, ठीक है। तो x जब y को सामान भेजेगा, हालांकि देखो एक चीज तो सिंपल सा बात है, मेरा बिजनेस बढ़ेगा और खर्च क्या है, कम। बट क्या किसी भी चीज के खर्च को तुम कम कह सकते हो, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, अलग। अब मेरे हिसाब से जो सस्ता है तुम्हारे हिसाब से महंगा हो सकता है ना। अब जो नेगेटिव देखने वाला इंसान होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगा, नेगेटिव, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का ही देखने का बात किया गया, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, देखो हाई चार्जेस, जब एक्स वाई को सामान भेजेगा तो एक्स का भेजने का चार्जेस लग गया, वाई को रखने का चार्जेस लग गया। तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस का खर्च है, मान लिया अगर दूर है तब तो और भी ज्यादा चार्जेस हो जाएगा। तो यहाँ जो मेंटेनेंस का खर्च है वो क्या हो जाता है, हाई कह रहा है। क्यों कह रहा है, रीजन समझ रहे हो, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, सिंपल सा बात है। अगर कंसाइनी से बहुत ज्यादा दूर है तो भेजने का खर्च प्लस रखने का खर्च क्या हो जाएगा, हाई। तो वहां पे ज्यादा फायदा नहीं भी हो सकता है। जैसे मान ले हम डिस्कस किए थे ना कि एक प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 का। अब चार्जेस ही मान ले 9 का लग गया, तो बताओ 1 रुपये प्रॉफिट लेके कोई फायदा हुआ, उससे अच्छा बिजनेस ना ही करो, ठीक है। फिर से एक बार देखो क्या क्या डिसएडवांटेज में बोला गया। पहला, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेग्लिजेंसी बाय द कंसाइनी, ये क्लियर हो गया, वाई क्या करेगा, नेग्लिजेंसी कर सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा रिस्क ऑफ गुड्स डैमेज, रास्ते में डैमेज हुआ या फिर वाई के गोडाउन में, तो रिस्क किसका हो गया, एक्स का, यानी कि कंसाइनर का। हाई चार्जेस किसका बोला गया, चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय द कंसाइनर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो कमीशन। अब ये कमीशन होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं ठीक से। देखो जब सामान एक्स बेचता है किसको, सेम सब में वही एग्जांपल आएगा, एक्स वाई को सामान भेजेगा तो वाई उसके बदले क्या चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करेगा। अब वाई जो है ना, एक्स से 3 टाइप का कमीशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप का, क्या क्या होता है वो देखते हैं, हालांकि यहाँ पे शायद 2-3 ही दिया हुआ है। एक होता है सिंपल कमीशन, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन। अब ये होता क्या है, वाई जो नॉर्मली कमीशन लेगा किससे, एक्स से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल कमीशन। तो कुछ नहीं है, सेल कर रहे तो मेरे को कमीशन दो, वो क्या हो गया, नॉर्मल कमीशन। रीड कर देते हैं एक बार। दिस इज एक्चुअली एट this is usually a fixed percentage on the total sales calculated as per mutually agreed terms। समझना, नॉर्मल कमीशन जो होता है ना, ये क्या होता है, फिक्स्ड परसेंटेज, मतलब 5% या 6% या फिर 7%, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसके ऊपर बेस्ड रहता है, टोटल, ठीक है। टोटल सेल्स का मतलब क्या हुआ, मान ले तुम कैश में सेल किया 2 लाख का और क्रेडिट में सेल किया 1 लाख का, टोटल सेल्स कितने का। तो ये जो तुम्हारा नॉर्मल कमीशन होता है वो क्या होता है, टोटल सेल्स के ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज का कमीशन तुमको मिल जाता है।
इस कमीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कमीशन, जो कि सबको मिलेगा, सिंपल सा बात, एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। ओवर राइडिंग कमीशन ये क्या होता है? अब देखो, एक्स ऑलवेज ये चाहेगा कि वाई सामान को कम प्राइस में बेचे कि ज्यादा प्राइस में बेचे। ये मोटिवेशन देने के लिए एक्स वाई को ये कहेगा कि देखो सामान को नॉर्मली तो 110 में बेचना है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जितना हाई में तुम बेचोगे तुमको और उतना ज्यादा कमीशन देंगे, समझा? एक नॉर्मल कमीशन तो दे रहा है, अब क्या उसको मोटिवेट करने के लिए तो इससे जितना हाई प्राइस चार्ज करोगे कस्टमर से उतना ही तुमको क्या देंगे हम, कमीशन। जैसे मान ले वो बेचा 120 में, तो कितना ज्यादा कलेक्ट किया कस्टमर से, तो 10 का बोलेगा 5 रुपए रख लो तुम, 50% रख लो, 50% हमको एनी एडवांटेज तो हुआ, फायदा हुआ ना। डिफाइन कैसे किया गया देखो, इन केस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल, किसके केस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल, मतलब एक्स्ट्रा सेल में सम स्पेसिफिक अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनी, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट किसको मिल जाएगा, इस 10 में से 5 मिला ना, सम स्पेसिफिक अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनी इन फॉर्म ऑफ एन इंसेंटिव, किसके फॉर्म में, इंसेंटिव मतलब कमीशन के फॉर्म में, इट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओवर राइडिंग, मतलब नॉर्मल कमीशन के ऊपर और कमीशन देना, ठीक है। ओवर राइडिंग कमीशन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स, ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, टोटल, मतलब वही 3 लाख, ठीक है। तो देखो दो चीज पढ़े, सिंपल कमीशन क्या होता है, फिक्स परसेंटेज ऑन द टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के ऊपर फिक्स परसेंटेज जो कमीशन मिलेगा, जो सबको मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल कमीशन। दूसरा नाम क्या है इसका, ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। दूसरे कमीशन का बात किया गया ओवर राइडिंग कमीशन, इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल करने से ये कमीशन मिलता है, ठीक है, ओके। अच्छा, और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, टोटल सेल्स, और नॉर्मल भी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, टोटल सेल के ऊपर। लास्ट वाले आते हैं डेल क्रेडर कमीशन, ये भी, इसका कंसेप्ट भी बहुत इजी है। ये होता क्या, देखो डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है, जब एक्स सामान भेजा किसको, वाई को, वाई जब सेल करेगा सामान को तो हो सकता है वो कैश में बेचे या फिर क्रेडिट या फिर दोनों, आया ना। वाई को जब कैश सेल्स का पैसा मिलेगा तो किसको सेंड कर देगा, एक्स को ना भेजा, ठीक है। बट क्रेडिट सेल्स का पैसा वो भेजेगा कब, जब कस्टमर देगा वाई को तो वाई देगा किसको, तो एक्स के लिए तो प्रॉब्लम ही आ गया कि पैसा अगर वाई को नहीं मिला तो हमको भी पैसा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक्स वाई को कहता है कि एक काम करो, तुम हमसे और 10% का एक्स्ट्रा कमीशन ले लो, और 10% तुमको हम दे रहे हैं। रीजन क्या है कि अगर तुम क्रेडिट में सामान को बेचे, हमको कुछ नहीं देखना है तुम उधार में बेच रहे हो या कैश में, मतलब कैश में या क्रेडिट में, हमको पूरा पैसा तुम पे कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ले यहाँ पे ये था कैश में और ये है मान ले क्रेडिट में, ठीक है। तो कितने का सेल था टोटल, 3 लाख। अगर मान ले ये कमीशन नहीं मिल रहा है तो वाई एक्स को कितना देगा, ओनली 2 लाख, 1 लाख तो देगा नहीं, ये जब मिलेगा तब। अब 1 लाख में से भी मान ले कलेक्ट नहीं हुआ, मान ले 95 कलेक्ट हुआ, तो कितना देगा उसको, 95। 5 का लॉस किसका, एक्स का ही लॉस होगा। तो ये जो डेल क्रेडर कमीशन होता है इसमें क्या कहता है, इसमें ये बोलेगा कि एक काम करो, तुम एक्स्ट्रा हमसे 10% का कमीशन लो, ये 3 लाख के ऊपर और 30,000 रुपया हमसे ले लो, बट तुम कैश में बेचो या क्रेडिट में, हमको कोई भी मतलब। अगर तुम 3 लाख का सेल किए हो तो हमको कितना रुपया चाहिए, 3 लाख। बाकी तुम कमीशन ठीक है 30,000 काट करके बाकी दे दो। बट नॉर्मली हुआ क्या कि अगर उधार में बेचेगा तो उसका लॉस को कौन बियर करेगा, कंसाइनी, मतलब वाई, क्योंकि तुमको हम ज्यादा कमीशन तो दे रहे तो तुम ही बियर करो, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। An agreement by which an agent or factor in consideration of an additional premium or commission, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे कंसाइनी एडिशनल पेमेंट यानी कि कमीशन के बदले, ठीक है, जिसका नाम क्या, डेल क्रेडर कमीशन, engages when he sells the goods on credit। ये क्या करता है, जब ये सामान को किसमें बेचेगा, उधार में बेचेगा, ये इंश्योर करता है, टू इंश्योर वारंट और गारंटी टू हिज प्रिंसिपल द सॉल्वेंसी ऑफ द परचेजर,
मतलब ये पूरा गारंटी लेता है कि परचेजर जो है ना वो सॉल्वेंट है, मतलब परचेजर जो है ना वो पैसा हमको पे कर देगा। अगर नहीं भी करेगा तो क्या करेगा, कौन पे करेगा पैसा, वाई पे करेगा किसको, एक्स को। द एंगेजमेंट ऑफ द फैक्टर्स being to pay the debts himself, it is not punctually discharged by the buyer when it becomes due। मतलब सिंपल सा है कि अगर पेमेंट कस्टमर नहीं कर पाया तो पेमेंट कौन करेगा, वाई करेगा किसको, एक्स को करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 टाइप का कमीशन मिलता है किसमें, कंसाइनमेंट में, ऑर्डिनरी, ओवरराइडिंग एंड डेल क्रेडिट। अच्छा, इसका डेफिनेशन चाहो तो चेंज कर भी सकते हो, हम कर देते, वेट। देखो लास्ट जो कमीशन था डेल के डर, इसको चेंज कर दिए। डेल के डर में देखो क्या लिखा हुआ है, डेल के डर कमीशन इज द कमीशन गिवन टू द कंसाइनी। मतलब डेलीगेटर कमीशन वो कमीशन है जो किसको मिलता है, कंसाइनी का मतलब वाई को, टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। मतलब डेलीगेटर कमीशन वो कमीशन होता है जो कंसाइनी को मिलेगा, क्यों मिलेगा, टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल। मतलब उधार में सामान को बेचने से अगर कोई भी लॉस अराइज होगा तो क्या करेगा, वो उसको बियर करेगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या हुआ, डेलीगेटर कमीशन इज द कमीशन गिवन टू consignee to bear the risk of loss arising out of credit sales। नॉर्मल सा डेफिनेशन है।